जैसा कि थंबनेल देख के आपको समझ में आया होगा कि ऑटिज्म की रिकवरी, उसके मैनेजमेंट के क्या क्या फैक्टर्स हैं। इसमें 3 इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर्स हैं वो मैंडेटरी हैं और ये तीनों के अलावा कुछ भी नहीं है। आप 1000 तरह के चैनल्स देखेंगे, 1000 तरह के ओपिनियंस मिलेंगे आपको। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, जिसकी जितनी समझदारी है, जिसको कुछ नहीं समझ आ रहा वो भी कुछ ना कुछ कह ही रहा है इस बारे में। तो उन सारी बातों को जाने देते हैं, मेन बातों पे आते हैं कि कैसे आप, अगर आपका बच्चा ऑटिस्टिक है, उसको सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है, उसको ADHD है या फिर किसी भी तरह की न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, तो उसको आप मैनेज कैसे करेंगे और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे ध्यान दिया जाए तो बच्चे को ईजिली मैनेज किया जा सकता है। और इन बातों को इग्नोर किया जाए तो बच्चा कभी भी ठीक नहीं होगा, कभी भी मैनेज नहीं किया जा सकता है। सबसे पहली बात ये है ना कि आपके बच्चे को डायग्नोसिस हो गया कि इसको ऑटिज्म है, या फिर आपको शक होने लगा, सस्पेक्ट करने लगे कि इसको कुछ तो डिले चल रहा है, तो मैक्सिमम केसेस में ऑटिज्म मान भी लेते हैं कि बच्चे को ऑटिज्म डायग्नोस हो गया है। सबसे पहला फैक्टर कि सही डायग्नोसिस, उसका मतलब कि सीवियरिटी पता होनी चाहिए। सीवियरिटी पता होगी तो मैनेज करना आसान होगा। अब डायग्नोसिस जैसा होगा उसी के हिसाब से ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होगा। तो सबसे पहली बात ये है कि आप जिनके पास इलाज के लिए जा रहे हैं बच्चे को लेके, वो कितने एक्सपर्ट हैं, कितने डेडिकेटेड हैं और उनका मतलब अप्रोच पॉजिटिव है कि नहीं, मतलब बच्चे को ठीक करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, या सिर्फ घुमा फिरा के वहीं लेके रखना चाहते हैं, लंबे समय तक चलाना चाहते हैं। तो ये स्किल्ड जो उसके थेरेपिस्ट या डॉक्टर होंगे तो उनके पे डिपेंड करता है आपके बच्चे की रिकवरी मोस्टली। और ये अगर 100% को हम बांटें तो 3 हिस्से में हमने बांटा। सबसे पहला, जैसे हमने बताया कि थेरेपिस्ट जो हैं, डॉक्टर जो हैं, वो कितने स्किल्ड हैं और कितने डेडिकेटेड हैं अपने काम को लेके। आपको वो ट्रेन कर रहा कि नहीं कर रहा, आपको वो चीज़ें सही से समझा पा रहा कि नहीं पा रहा, आपका रोल क्या है वो बता पा रहा कि नहीं बता पा रहा, आपका रोल कहीं वो जीरो तो नहीं कर दे रहा। अगर जीरो कर दे रहा आपका रोल तब तो आप ट्रबल में हैं, क्योंकि एक हिस्सा हमने दिया 33.33%, ये थेरेपिस्ट या न्यूरो डेवलपमेंट थेरेपी सेंटर जो भी हैं, इससे रिलेटेड जो भी डॉक्टर्स हैं, एक हिस्सा उनके जिम्मे में, क्योंकि सही से डायग्नोसिस वो करेंगे। और सही से डायग्नोसिस जब वो करेंगे तो उसके लिए अब नीड बेस्ड थेरेपी का प्रोटोकॉल भी वो बनाएंगे, उसको कैसे सही से इम्प्लीमेंट करना है वो सिखाएंगे। और जब सही से इम्प्लीमेंट करना है वो सिखाएंगे, आपको समय समय पे सपोर्ट भी करेंगे कि कैसे कैसे आप इसको खुद से मैनेज करें, इंडिपेंडेंटली डील करें। तो ये उनका रोल होता है। अब दूसरा आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, और जो दूसरा फैक्टर है वो पेरेंट्स कितने डेडिकेटेड हैं, वो कितना सीखना चाहते हैं, या फिर वो सामने वाले पे पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाना चाहते हैं। अगर वो सामने वाले पे पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाना चाहते हैं तो आप लिख के रखिए, ये वीडियो तो मेरा जाएगा नहीं चैनल से, ये यहीं रहेगा। अगर आपने लिख के नहीं रखा तो कभी आके फिर वापस 6 महीने साल बर्बाद ये वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा कि हमने क्या कहा। कि दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आप। 33.33%, 100% में से एक हिस्सा आपका भी है। और आप ऑनेस्टली अगर बच्चे पे काम नहीं कर सकते हैं, ऑनेस्टली कहने का मतलब कि उसकी नीड क्या है और आप कर क्या रहे हैं, दोनों में अगर डिफरेंस है तब तो फिर आप बच्चे को ठीक कर ही नहीं सकते हैं। तो ऑनेस्टली आपको काम करने के लिए केस को तो पहले समझना होगा आपको। अब इसके सैकड़ों उदाहरण मेरे पास हैं। अभी परसों की बात है, दरभंगा बिहार में ही है, वहाँ से एक कपल अपने बच्चे को लेके आए थे। तो काफ़ी यंग एज में हैं उन लोग, एक बच्चा। अब उनको समझ नहीं आ रहा, बेचारे कंफ्यूज भी थे। कुछ समय पहले हमारे साथ वो जुड़े थे ऑनलाइन सेशन में कि हम जब तक नहीं आ पाते हैं तब तक ऑनलाइन सेशन लेते हैं और फिर उसके बाद पटना आएंगे, बच्चे का प्रॉपर असेसमेंट कराएंगे, उसके बाद से थेरेपी कंटिन्यू करेंगे। वो जब जुड़े आज से 5-6 महीने पहले की शायद बात है, हमको याद नहीं है। कल उन्होंने बताया, कल परसों उन्होंने बताया ऐसा कि ऐसा ऐसा है। तो प्रिस्क्रिप्शन वो लेके आए थे। उसके बाद फिर
हमने उनसे बात किया कि आप क्यों नहीं आए, तो कई तरह की बातें, एक्सक्यूजेज, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ होते हैं, तो उस पर हम नहीं जाते हैं। उसके बाद उनको अंडर असेसमेंट, बच्चे को 1 सप्ताह के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है। हमने मेंशन कर दिया, भेज दिया थेरेपी के लिए। बच्चा रोने लग गया, पेरेंट्स को है कि बच्चा नहीं रोना चाहिए, बच्चा रो रहा है, हम लोग ऐसे में थेरेपी नहीं करा पाएंगे, तो उन लोग को वापस भेज दिया गया कि आप अपने बच्चे को लेके जाएं। अब देखिए, उसमें गलती उनकी कहें, गलती किसकी कहें, हम किसी को गलत ठहराने नहीं ना, हम बस ये कह रहे हैं कि बच्चे की प्रॉब्लम ये है कि उसको उस कंफर्ट जोन में रखा गया, उस कंफर्ट जोन से बाहर निकाल रहे हैं, तो यही तो उसका प्रॉब्लम, यही तो उसकी प्रॉब्लम है, और यही मेजर इशू है, और यही सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के केस में होता है, यही ऑटिज्म के इनिशियल स्टेजेज में होता है। तो इसीलिए हो ये रहा है कि बच्चा जो उसके मनपसंद का है वो सारी चीज़ें उसको मिल रही हैं तो ठीक है, उससे बाहर कुछ भी उसको कंफर्ट जोन से बाहर निकाल रहे हैं तो ठीक नहीं है। तो मतलब ये है कि ये केस को पेरेंट्स को समझना होगा ना। बच्चे को तो है कि उसको जो ईज वाला पैटर्न मिल रहा था वही तो अच्छा है ना। अगर आपको आपके माता पिता पूरी तरह से सब तरह से धन धान्य भर के घर में रख दें, धन धान्य से परिपूर्ण कर दें, आपको टाइमली खाना मिले, सारी सुविधाएं जो आपको चाहिए मिले, तो दिन भर आदमी क्या ही करेगा, नेट लेके, नेट है ही फ्री का, टीवी चलाते रहेगा, दिन भर सोशल मीडिया पर रील देखते रहेगा, कौन काम करना चाहेगा। तो काम करने के लिए एक मोटिवेशन तो चाहिए ना, तो थोड़ा तो कंफर्ट जोन को तोड़ के ही निकलना पड़ता है। तो जब पूरी तरह कंफर्ट जोन में पड़े रहेंगे तो फिर किसी काम के लायक रहेंगे नहीं। तो ये बातें पेरेंट्स को समझनी है, और हम लोग इसी के लिए बुलाते हैं। दुनिया भर के कितने देश से लोग यहाँ पटना में आते हैं, वो 1 सप्ताह रहते, बच्चे का ऑब्जर्वेशन असेसमेंट करवाते हैं, उसके बाद जाते हैं और फिर ऑनलाइन सेशन में, क्योंकि अब अलग अलग कंट्री वाले, अलग अलग स्टेट वाले पूरी तरह छोड़ के हमारे यहाँ तो बसेंगे नहीं, वो चले जाते हैं। प्रैक्टिकली हम उनको ट्रेन कर देते हैं, बच्चे का प्रॉपर असेसमेंट ले लेते हैं, उसके बाद बच्चा पूरी तरह से रिकवर करना शुरू हो जाता है, स्पीडी रिकवरी होती है उसमें। तो जो पेरेंट्स इस बात को नहीं समझेंगे वो फिर दवाओं के चक्कर में जाएंगे, यही होगा। वो परसों की घटना जो है सिर्फ वो ही नहीं है, उससे पहले भी बहुत सारे लोग ऐसे हमारे पास आए हैं। बहुत सारे लोग ऑनलाइन में आए हैं कि नहीं, बच्चा तो करने ही नहीं दे रहा, हम नहीं कर पाएंगे, नहीं हो पा रहा। वैसे लोगों का कभी कुछ नहीं होगा। एक बार झारखंड से एक लेडी जुड़ी थी अपने बच्चे को लेके, तो उनकी बच्ची कुछ नहीं करना चाहती थी। उन्होंने कहा कि हमारे से नहीं हो पाता है, हम लोग कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। वैसे लोगों का कभी कुछ नहीं हो सकता है। 6 महीने साल भर बाद फिर प्रॉब्लम बच्चे की बढ़ जाएगी, और जब क्लासिकल ऑटिज्म में बच्चा एंटर कर जाएगा तब तो शायद कितना ठीक हो नहीं हो कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो इसलिए कहते हैं कि पेरेंट्स का भी रोल बराबर का है। जितना रोल हमारा है, हमारा रोल थेराप्यूटिक अप्रोच के लिए है, आपका रोल एडीएल ट्रेनिंग के लिए है, बिहेवियरल ट्रेनिंग के लिए है, सोशल इंटरेक्शन इंप्रूव करने के लिए है, प्रॉपर पेरेंटिंग का रोल आपका है। तो ये हो गया आपका रोल। अब तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है उस पे आते हैं, और ये काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये क्या है? हमारी सोसाइटी, हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे रिलेटिव्स, हमारे आसपास के रहने वाले लोग, हमारे पड़ोसी, इनका रोल भी इसको रिकवर करने में 33.33%, मतलब एक हिस्सा इनका भी है। 100% को हमने 3 हिस्सों में बांटा। एक हिस्सा मेरा हो गया कि थेराप्यूटिक पर्पस से, एक हिस्सा आपका हो गया कंजर्वेटिव पर्पस से, कि मतलब प्रिवेंटिव प्रिकॉशनरी पर्पस से और पेरेंटिंग के अप्रोच पे, और तीसरा हिस्सा हो गया उस सोसाइटी के मेंबर्स का, उस पड़ोस के लोगों का, उस फैमिली मेंबर्स का, जिनको ये समझना पड़ेगा कि ये केस कोई बीमारी नहीं है, ना ये पागलपन है, और ना ये दवा से ठीक होने वाला है। तो ताना देना, उल्टी पुल्टी बातें बोलना, बहुत सारे लोग पागल बोल देते हैं इन बच्चों को। तो बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, बहुत व्यथित होते हैं, वो बहुत दुखी रहते हैं कि ऐसा ऐसा बोलता है लोग, इसको पागल खाने भेज दो या साइलम भेज दो। बहुत सारा केस ऐसा हमारे पास है। तो जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं ना, आप एक बार को समझें कि ये कोई ना सिजोफ्रेनिया का केस है, ना ये किसी तरह का डिप्रेशन और स्ट्रेस एंजाइटी का केस है,
ये सिर्फ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, मतलब कि बच्चा शरीर से तो बिल्कुल सही जा रहा है, अपने एज के हिसाब से समझदारी उसकी विकसित नहीं हुई है। तो आपका भी रोल है उसको सोसाइटी में इन्वॉल्व करने में, अपने आसपास फेवरेबल कंडीशन देने में, बच्चे को खेलने देने में। थोड़ा आप अगर उसको सपोर्ट करेंगे तो एक एक कहा जाता है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो सही बात है वही कि वही सब लोग थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव अवेयरनेस के तौर पे अगर एक दूसरे को सपोर्ट करने लगे ना, तो ये टांग खिंचाई का कल्चर खत्म हो जाए और ये बच्चे पूरी तरह से मेन स्ट्रीम से जुड़ेंगे। ये बातें बहुत सारे लोग नहीं कहते हैं, हम बता रहे हैं आपको। ये मॉडर्न मेडिकल साइंस है, ये एलोपैथी का अप्रोच है जिसने इस प्रॉब्लम को, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर को, ऑटिज्म, ADHD या फिर जो भी नाम दिया हुआ है, ये हमारे ना आयुर्वेद के हिसाब से, ना हमारे होम्योपैथी के हिसाब से, ना हमारे नेचुरोपैथी या फिर भारत में जितनी भी अल्टरनेटिव थेरेपी अप्रोचेज हैं, अल्टरनेटिव मेडिसिन अप्रोचेज हैं, ये कोई भी इसको ऑटिज्म या फिर इस तरह की चीज़ें नहीं मानते। हाँ, मानसिक बुद्धि जो होती है, उसकी बौद्धिक क्षमता जो होती है, मानसिक विकास थोड़ा अवरुद्ध हो गया, रुक गया, बौद्धिक क्षमता में थोड़ी सी कमी आ गई, तो इसको ठीक किया जा सकता है। आयुर्वेद भी ये चीज़ मानता है, एलोपैथी, बार एलोपैथी, होम्योपैथी भी ये चीज़ मानता है कि सिम्प्टोमेटिक मैनेजमेंट किया जाए तो ठीक हो जाएगा। इसके अलावा एक फेवरेबल कंडीशन बच्चे को दिया जाए। अब जैसे कोई मरीज होता है तो दिन रात उसके सामने, अगर मान लिया कि कोई एक विकलांग आदमी है, दिव्यांग, स्पेशली एबल्ड, अगर वो एक टांग उसकी नहीं है और वो बैसाखी लेके चलता है, उसको चिढ़ाने के लिए आप उसके सामने नाचेंगे, कूदेंगे, कई तरह की एक्टिविटी करेंगे, तो उसको कैसा लगेगा? वो डिमोरलाइज्ड होगा ना, वो धीरे धीरे स्ट्रेस एंजाइटी में जाएगा। एक हमारे पास आता है, वो कहीं का पंचायत सचिव है, वो डिसआर्थरिया का केस है, मतलब कि वो क्लियर बोल नहीं पाता। तो डिसआर्थरिया आया था हमारे पास वो केस दिखाने के लिए, किसी ने भेजा था कि वहाँ एक बार जाके मिल लो। बहुत सारे ENT के डॉक्टर से और न्यूरो के डॉक्टर से मिल लिया, सब ने सिर्फ दवाएं खिलाई और ये किसी ने उसके प्रॉब्लम को समझा ही नहीं कि प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है। हमारे पास आया, उस पहले हमने उससे 20-25 मिनट तक बात किया, सारा हिस्ट्री लिया, बताया कि मेरी शादी नहीं हो रही है और दोस्त सब हैं गांव वाले, जो देहात के जो लड़के होते हैं, सब उसको चिढ़ाते रहते हैं दिन रात, कितना बड़ा हो गया, एक क्लियर बोलता नहीं है, बगड़ा है, ये है वो है करके उसको बहुत सारी चीज़ें। अब वो बेचारा स्ट्रेस और एंजाइटी में रहता है, दिन रात कुछ भी काम नहीं करता है। जो ऑफिस का काम रहता है वो तो कर लेता है, और सबसे सेपरेट करके अपने आप को अकेले रखता है वो, और वो उस चिंता में वो धीरे धीरे सूखते जा रहा है। हमने बहुत सारी चीज़ें समझाई उसको, ये करी, उसको मोटिवेट किया, उसके बाद बहुत सारे अप्रोचेज उसको बताए, और वो कर रहा है तो धीरे धीरे उसको बेनिफिट लग रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आसपास के लोग ही डिमोरलाइज करने में लगेंगे ना, तो कुछ भी ग्रोथ के चांसेस हैं नहीं, और उसमें रेग्रेशन ही मिलेगा। तो जितने लोग भी फैमिली मेम्बर्स ये वीडियो देख रहे हैं, सोसाइटी के लोग जो वीडियो देख रहे हैं, जिनके अपने बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो दूसरे के बच्चे को थोड़ा सा अगर सपोर्ट करते हैं तो बच्चे में इम्प्रूवमेंट होती है। और जैसा हमने कहा कि सिम्प्टोमेटिक मैनेजमेंट करते हैं तो बच्चों में पूरी तरह से इम्प्रूवमेंट होगी। मॉडर्न मेडिकल साइंस को भी नकारा नहीं जा सकता है, ये रिसर्च के आधार पे ये चीज़ें होती हैं। लेकिन अब क्या है कि जो लोग जो रिसर्च करेंगे वो तो अपनी बात कहेंगे, लेकिन आप अपने एविडेंस बेस्ड अप्रोचेज पे ध्यान दीजिए, नीड बेस्ड थेरेपी पे ध्यान दीजिए, जो बताया जाए उसको ईमानदारी से कीजिए, बच्चे में इम्प्रूवमेंट होगी। अब देश दुनिया जहाँ से भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं मेरा, हम कई वीडियो में बता चुके हैं कि स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं बनाते हैं। 1-2 बार हमने स्क्रिप्टेड वीडियो बनाने के लिए ट्राई किया, लेकिन वो फिर लगता है कि ये सब मतलब झूठ सच का माया जाल है। तो जो एक्सपीरियंस हम करते हैं अपने प्रैक्टिस में, डेली रूटीन में, डेली लाइफ में, इतने सारे लोग आते रहते हैं हमारे पास, उनमें जो हम उनसे बातचीत के दौरान जो एक्सपीरियंस करते हैं, उनके बच्चों में देख के जो ये करते हैं, उनके बच्चे जब रिकवर करने लगते हैं तब जो वो कैसे एक्सप्रेस करते हैं, उन सारी चीज़ों को जब हम देखते हैं, वही सारी चीज़ें वीडियो में बताते हैं। तो ये आप सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। आपके बच्चे को किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, अगर डाउट है कि उसको कुछ प्रॉब्लम आ रही है,
तो या फिर किसी ने बता दिया कि इसको न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, ऑटिज्म, ADHD, SPD, DSL जो भी हो गया है, तो भी अगर आपको मेरी भाषा समझ में आ रही है, देश दुनिया कहीं से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, इस पे कॉल या मैसेज जैसे भी आपसे बात हो सके, उनसे मैनेजमेंट के लोगों से उनसे बात करें, सारा डिटेल्ड प्रोसीजर लेंगे कैसे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बच्चे का एक कंसल्टेशन होता है, कंसल्टेशन के बाद आपको बताया जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है आपके बच्चे को, प्रिस्क्रिप्शन आपको दिया जाता है। जो प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे वो ऑथेंटिक वे में प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, इस बात को भी समझना है। और तब आगे आपको कैसे कंटिन्यू करना है इस चीज़ को, कैसे आप अपने बच्चे को इंडिपेंडेंटली डील कर सकते हैं, ये हम आपको हैंड टू हैंड जो होता है ट्रेनिंग देना, कि हम आपको बताते हैं, सिखाते हैं कि आप अपने बच्चे को कैसे मैनेज करें। और यकीन मानिए कि पहले महीने से ही आप अपने बच्चे को मैनेज कर पाएंगे, अगर सही से डायग्नोसिस हुआ, सही से उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बना और सही से उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ। तो इसीलिए बी वेयर, बी पॉजिटिव, ऑटिज्म इज क्यूरेबल विथ टर्म्स एंड कंडीशंस। धन्यवाद।